अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में सतरात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। आपकी मुट्ठी में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं यास्मीन जमील। आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में और पाकिस्तान में इंसानी जानों के लिए एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है और इसके साथ साथ ये मुल्कों की मईशतों पर भी बुरी तरह से असरअंदाज हो रहा है। पाकिस्तान में भी मईशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, और उसके नुमायाँ असरात अब ज़ाहिर होना भी शुरू हो गए हैं। और जिन सनतों पर और जिन सेक्टर्स पर ये असरात ज़ाहिर हो रहे हैं उनमें से एक शोबा तेल और गैस का भी है। आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ मालूमात पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान में तेल और गैस की सूरत हाल का। इस वक्त जबकि आलमी मंडियों में तेल की कीमत गिर चुकी है और कोरोना का बहरान भी इस बहरान में इजाफे की एक वजह बन रहा है। तेल की कंपनियों को और ख़ासतौर पर रिफाइनरीज जो हैं पाकिस्तान की, उनको बहुत मुश्किलात का सामना है और काफ़ी उनको नुकसान हो चुका है। इस बारे में आपको मालूमात पहुंचाने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनर्जी सेंटर के एक माहिर सरफराज अहमद खान, जो एनर्जी मार्केट्स पर कॉलम लिखते हैं और न्यूयॉर्क के एक फाइनेंशियल न्यूज़ और मीडिया के आउटलेट है द स्ट्रीट इंक में कॉलम लिख चुके हैं, डॉन में भी लिख चुके हैं। और हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में तेल और गैस की। अस्सलाम वालेकुम सरफराज अहमद खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहब, कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को कि इस वक्त जो तेल की रिफाइनरीज हैं, कंपनियां हैं और तेल की कंपनियां हैं, किन मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? जी, असल में पाकिस्तान में जिस तरह पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो कीमतें गिरी हैं, उसकी वजह से पूरा जो सेक्टर है पाकिस्तान का वो हिल गया है। ऑयल रिफाइनरीज भी साथ साथ हिली हैं, क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज के पास जो क्रूड ऑयल के जो स्टॉक्स, पेट्रोलियम के जो स्टॉक्स थे, उनकी वैल्यू कम हो गई है, जिसकी वजह से जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक कोई तकरीबन 30-31 अरब रुपए के उन्होंने लॉसेस इनकर किए हैं पिछले अप्रैल और मार्च में। अगर कीमतें ऐसे ही कम रही तो मजीद लॉसेस भी होंगे। उसके साथ साथ जो रिफाइनरीज हैं वो उससे पहले ही काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, पाकिस्तान की रिफाइनरीज खास तौर पे, क्योंकि जो एक वो फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिसको फर्नेस ऑयल कहते हैं। फर्नेस ऑयल का मेन बायर्स जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनीज थी, वो बायर अब मार्केट से चला गया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो हो रही है वो फिर एलएनजी के ऊपर चले गए हैं। इसके बाद से ये फिर उनका जो एक बड़ा जो डिमांड जहाँ से आती थी वो गायब हो गई उनकी। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम कंजम्पशन, ऑयल कंजम्पशन ही गिर गई। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद लोगों ने गाड़ियाँ चलाना बंद कर दी, बिजनेस एक्टिविटी डाउन हुई। इसकी वजह से ऑयल की जो कंजम्पशन है, मोटर स्पिरिट की और डीजल की, दोनों की कंजम्पशन गिर गई है। 20% से ज़्यादा गिरी थी फर्स्ट क्वार्टर में इस साल के। आने वाले दिनों में भी वीक ही रहेगी। तो वो हर तरफ से जो ऑयल कंपनीज है, ऑयल रिफाइनरीज खास तौर पर, अभी वो मुश्किलात का शिकार हैं। डिमांड दोनों जो उनकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, सारी की सारी मेन प्रोडक्ट्स, जेट फ्यूल जो है, जो एक उनकी आखिरी जो प्रोडक्ट है, उसकी तो डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई है, क्योंकि अब एयरलाइंस सारी की सारी ग्राउंड हो गई हैं, ना बाहर कोई बायर है ना अंदर कोई बायर है। तो अच्छे खासी मुश्किलात का शिकार है। तो लेकिन तेल की कंपनियों के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें कोई 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, इसमें कहाँ तक सच है? तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 महीने का नुकसान जो इन्वेंट्री लॉस में आया है। हो सकता है जो नेट लॉस आए वो फिर इससे भी ज्यादा बड़ा है। ये तो खाली जो उन्होंने माल अपने पास पहले से रखा हुआ था बना के, जो उनके पास पेट्रोलियम स्टॉक्स मौजूद थे, वो तकरीबन 30 अरब रुपए के आए। मुमकिन है आगे चल के ऑयल प्राइसेस कम रही तो और लॉसेज आए। इस वक्त पिछले भी जो क्वार्टर गुजरा है, तमाम ऑयल जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने अच्छे खासे लॉसेस रिपोर्ट किए हैं, और अगर सबके लॉस कंबाइन कर ले तो मुमकिन है कि वो 100 अरब के ऊपर चले जाएं, लेकिन आने वाले दिनों में उसका पता चलेगा फिर। तो क्या उनकी किस तरह, हुकूमत किस तरह मदद कर सकती है इन कंपनियों की? वो जो सेक्टर का जो बड़ा प्रॉब्लम चला आ रहा है, वो सेक्टर में रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। अब ये आपको पता है कि गवर्नमेंट के तो वैसे ही हालात काफी मुश्किल चल रहे हैं, खसारे में जा रहा है, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं मिल सकता, सब्सिडी मिलना तो बहुत मुश्किल है इस वक्त में, लेकिन उनको इंसेंटिव्स दी जा सकते हैं, रेगुलेशन में कमी की जा सकती है, जो उनके ऊपर रेगुलेटरी बर्डन है वो कम किया जा सकता है, ताकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो जाए।
اور تمام ریفائنریز کو ایک اچھی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. مثال کے طور پہ جو قیمتوں کا تعین ہوتا ہے پاکستان میں وہ گورنمنٹ کرتی ہے. ساری کی ساری جو قیمتیں ہوتی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی، باہر کے ممالک میں عموماً ممالک میں اس طرح کا نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک میکینزم کریٹ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد قیمتیں آٹومیٹکلی اوپر نیچے ہوتی جاتی رہتی ہیں. ہر مہینے یا ہر 4 دن بعد یا ہر سال بھر بعد حکومت تعین نہیں کر رہی ہوتی، لیکن پاکستان میں گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی کمپنیوں کو کافی مشکلات ہوتی ہیں. اگر قیمتوں کا تعین کا کوئی ایک نیا نظام نافذ کر دیا جائے جس کے ذریعے کوئی جیسے مثال کے طور پر کوئی انرجی ایکسچینج لے آئیں یا اس طرح کوئی نظام آ جائے جس سے جو قیمتیں ہیں وہ ایکچوئل مارکیٹ کی ریئلٹی کو ریفلیکٹ کریں، اس سے کمپنیوں کو بہت زیادہ سہارا ہوگا. اور دونوں کمپنیوں کو، پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ کی بھی؟ جی، قیمتیں تو جو ہوں گی وہ تو سب کے لیے ایک جیسی ہوں گی، پورے پاکستان میں اس طرح کی نافذ ہوں گی. لیکن مقصد خالی قیمتیں نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ڈی ریگولیٹ کریں پورے کے پورے سیکٹر کو. جو ایکسیس ریگولیشن ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پورا سیکٹر ہی سفر کرتا ہے. آہستہ آہستہ کمپنیوں کی جو موومنٹ ہے وہ بہت سلو ہے. جو مارکیٹ انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اس حساب سے کمپنیاں بہت سلو ریلیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ ریگولیشن بہت زیادہ ہے. ریگولیشن کو کم کیا جائے، ریگولیٹری برڈن کم ہوگا تو بزنس انوائرمنٹ بہتر ہوگا. کمپنیاں تو اس وقت لاسز میں ہی جائیں گی، اس کا تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. ڈیمانڈ تو کم ہے تو اب اس میں اسی کے سہارے کمپنیوں کو کام کرنا ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ اگر ریگولیٹری برڈن کم ہو جائے گا کمپنیوں کا تو ان کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس پیریڈ میں. بہت شکریہ سرفراز احمد خان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں تیل اور گیس کی جو ریفائنری کمپنیاں ہیں ان کی مشکلات کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون پر کراچی سے بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کے ڈائریکٹر محمد وسیع خان. السلام علیکم محمد وسیع خان صاحب. وعلیکم السلام. وسیع خان صاحب کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت پاکستان میں، ویسے تو پوری دنیا میں اس وقت تیل کی قیمتیں گر چکی ہیں اور کافی مشکلات میں ہیں تیل کی کمپنیاں اور ریفائنریز جو ہیں وہ بھی. پاکستان میں خصوصی طور پر کیا مسائل ہیں ان کمپنیوں کو اس وقت؟ میں ضرور، شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں اس سلسلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈسٹری پاکستان میں ہے کیا. جی ضرور. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس ملک میں جو آئل کی پوری جو ڈیمانڈ ہے تقریباً کوئی 20 ملین ٹن کی سالانہ کھپت ہے. تو اس میں سے کوئی 10-15% ہی ہے جو کہ ملک میں کروڈ آئل کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، باقی سارا کا سارا امپورٹ ہوتا ہے. تو جو امپورٹ ہوتا ہے اس میں سے آدھا پاکستان کی آئل ریفائنریز پروسیس کر کے فنش پروڈکٹ کی شکل میں دے دیتی ہیں اور باقی آدھا جو ہے وہ فنش پروڈکٹ کی شکل میں امپورٹ ہوتا ہے. ملک میں 5 آئل ریفائنریز ہیں جن میں سے ایک آئل ریفائنری ایسی ہے جو کہ حکومتی سرگردی میں چلتی ہے اور باقی 4 جو ہیں وہ پیورلی پرائیویٹ ہی چلتی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے کہ گلوبلی جو آئل کی ڈیمانڈ شدید طریقے سے کم ہو گئی، جس کی وجہ سب جانتے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں نے اس کی کنزمپشن کم کر دی. تو اس کے نتیجے میں جو آئل کی پرائسز ہیں بہت زیادہ گر گئی. وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے گرنا ہی تھا، مگر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا ہے کہ جو یہاں پہ مڈل ایسٹ میں جو بہت بڑی بڑی آئل ریفائنریز ہیں اور مڈل ایسٹ کے اپنے کروڈ آئل کو استعمال کر کے وہ اپنے پروڈکٹ بناتی ہیں، تو انہوں نے اپنی جو فنش پروڈکٹس ہیں جس سے میری مراد ہے ڈیزل اور پیٹرول، وہ اس کی قیمت انہوں نے کروڈ آئل سے بھی کم کر دی ہے یا اس کے قریب کر دی. اس کے نتیجے میں وہ آئل ریفائنریاں جو کہ انڈیپینڈنٹ آئل ریفائنریاں ہیں جیسے کہ پاکستان کی ہیں، جن کو کروڈ آئل باہر سے امپورٹ کر کے فنش پروڈکٹ بنانا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ اتنا وائبل نہیں رہ رہا کہ وہ اتنا مہنگا کروڈ آئل یا فنش پروڈکٹ کی قیمت کے نزدیک قیمت والا کروڈ آئل لے کر پروسیس کریں اور اس کے ساتھ وہ پروفیٹیبل بھی رہیں. تو یہ اس کے نتیجے میں آپ یہ سمجھیے کہ ملک میں ایک طرح سے فنش پروڈکٹ کی ڈمپنگ ہو رہی ہے
और इसको उसी सूरत में ही रोका जा सकता है जब हुकूमत पाकिस्तान इसमें कोई साबित कदमी से इस इंपोर्ट को डिस्करेज करे और जो पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको इस तरह से कुछ सपोर्ट मिले कि इंपोर्ट से कम्पीट करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज टैक्सेस में इजाफा किया जाए। दूसरा ये कि सिर्फ उतनी इंपोर्ट मुल्क में इजाजत दी जाए आने की जो कि सही मानों में रिफाइनरीज की प्रोडक्शन से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी जिसको हम डेफिसिट प्रोडक्ट कहते हैं, उतने की इजाजत अगर दे दी जाए तो फिर ये इसके नतीजे में इंपोर्ट डिसिप्लिन हो जाएगी और रिफाइनरीज भी उनकी ऑपरेशंस भी जो हैं वो तसलसल के साथ चलेंगी और हुकूमत पाकिस्तान को भी इससे रेवेन्यू में फायदा हुआ, क्योंकि वो जब ड्यूटीज और टैक्सेस इंपोर्ट पे लगाएंगे तो जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर उनको ज्यादा ड्यूटी टैक्सेस मिलेंगे। तो ये वो हल हैं जिनको देखकर और हर हुकूमत इस तरह करती है, क्योंकि नेशनल ये जितने भी रिफाइनरीज हैं वो मुल्क का एक नेशनल एसेट है, ये वो सरमाया जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट कहलाता है और इसको चलाए रखना हुकूमत की दिफा के लिए भी बहुत जरूरी है और फिर इनसे हजारों लोग वाबस्ता हैं, उनका रोजगार वाबस्ता है, उन सब को बरकरार रखने के लिए इस प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर एक दफा हुकूमत पाकिस्तान ये प्रोटेक्शन देने के लिए संजीदगी से इक़दाम करे तो कोई वजह नहीं कि मुल्क में ये इंडस्ट्री तरक्की ना करे। तो क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है मुल्क में जो कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सके, जो प्राइवेट कंपनियां हैं तेल की इंपोर्ट के हवाले से? जी बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि मुल्क में पहले से ये कानून मौजूद है कि मुल्क में सिर्फ इंपोर्ट उतना ही प्रोडक्ट होगा जितने के मुल्क में डेफिसिट है, यानी जो कि जिसका यानी कि रिक्वायरमेंट रिफाइनरीज की प्रोडक्शन के बाद जिसकी रिक्वायरमेंट बनती है उससे ज्यादा की इजाजत देने की हुकूमत मजाज नहीं है। मुल्क में एंटी डंपिंग लॉज और इस तरह की चीजें मौजूद हैं जिसके ऊपर अगर हुकूमत पाकिस्तान अमल दरामद कराए तो कोई वजह नहीं कि मुल्क की रेवेन्यू इनकम में भी इजाफा हो और साथ साथ रिफाइनरीज का भी ऑपरेशन सस्टेनेबल हो जाए। तो कहा यह जा रहा है कि 100 अरब रुपए का खसारा हो रहा है ऑयल कंपनियों को पाकिस्तान की, तो किस तरह हो रहा है और इसकी सारी वजूहात यही है जो आपने अभी तक बताई? मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा, क्योंकि अभी जो मैंने सूरत हाल आपको बताई है वो तो हालिया सूरत हाल बताई है जो ये कोविड-19 की वजह से कमी की वजह से हुई है, लेकिन ये सूरत हाल तो गुज़िश्ता कोई 2 साल से चल रही है और उसमें और चीजों का इजाफा भी है कि जिसमें रुपये की वैल्यू कम होना डॉलर के मुकाबले में और फिर नेचुरल गैस को फर्नेस ऑयल की जगह जो कि एक प्रोडक्ट है उसको लेकर आना, फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की वोलेटिलिटी और जिसकी वजह से पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो है वो इन्वेंट्री लॉसेस का होना, ये सब मिलाकर इसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो कोई 100 बिलियन है, यानी 100 अरब रुपए का इम्पैक्ट है, जिसमें से सिर्फ रिफाइनरियों का पिछले 2 साल में कोई 42 अरब रुपए का नुकसान तो सिर्फ 4 ऑयल रिफाइनरियों का हो चुका है और अभी हालिया 2 महीनों में कोई 30 अरब रुपए का इन्वेंट्री लॉस हुआ है रिफाइनरियों को। तो सब मिला लें आप और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं इस गुज़िश्ता इन अदवार में, तो ये सब चीजें अगर आप इनको जोड़ लें तो क्यूमुलेटिवली कोई 100 अरब रुपए का नुकसान बनता है जो कि इन ऑयल कंपनियों को यानी ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हुआ है। हुकूमत को भी अच्छी तरह इल्म है कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट है और ये इन्वेंट्री और ये रिजर्वायर जो भी रिजर्व्स हैं ये मुल्क की दिफा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हुकूमत अच्छी तरह से इसके ऊपर बाखबर है और वो अपने इक़दामात ले रही है, मगर ये जो जिस तरह की ये बहरानी सूरत है तो सारी दुनिया में ही महसूस की जा रही है, तो पाकिस्तान इससे जुदा नहीं है। मैं ये इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही, मगर मेरा ख्याल है कि उसको मजीद इन चीज़ों पे इक़दामात लेने चाहिए और जो मैंने तजावीज़ अभी दी हैं अगर इन पर वो संजीदगी से अमल दरामद शुरू कर दें तो कोई वजह नहीं है कि ये जल्दी इस बहरान पर काबू पा लें। बेहद शुक्रिया मोहम्मद वसी खान साहब, बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
जी, ये थे तेल और गैस की कंपनी बाइको के डायरेक्टर मोहम्मद वसी खान, जो कराची से हमारे साथ टेलीफोन पर बात कर रहे थे, और उन्होंने उन मुश्किलात का जिक्र किया जो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से या कोरोना लॉकडाउन की वजह से तेल और गैस की सनत पर पाकिस्तान में पड़ रहा है।